हेलो दोस्तों, नमस्ते। अपन देख रहे हैं कक्षा 8 की विज्ञान के मॉडल पेपर। जो परीक्षा जो अपनी 2022 में होने वाली है, इसके लिए मॉडल पेपर जारी हुए हैं, उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, इसके अलावा मैंने गणित के भी सभी मॉडल पेपर जारी कर दिए हैं। विज्ञान के भी मॉडल पेपर 2 जारी कर दिए हैं। वो आप मेरे चैनल पर पढ़ सकते हैं। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूँगा। इसके अलावा कक्षा 8 की गणित भी आप मेरे चैनल पर पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको पीडीएफ भी प्राप्त हो जाएगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों स्ट्रेप्टोमाइसिन। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों जिंक। धातु को पीटकर पतला किया जा सकता है, बाकी ये अधातु हैं, इनको नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? तो इसके अंदर कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस सभी हैं, तो आंसर लिखेंगे उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है दोस्तों, आंतरिक निषेचन होता है? तो आंतरिक निषेचन होता है मादा के शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 4 बच्चों को लॉटनिक, स्थैतिक व सर्पी घर्षण के कारण बलों को घटते क्रम में व्यवस्थित करने को कहा गया। इनकी व्यवस्था नीचे दी गई है, सही व्यवस्था का चयन कीजिए। यानी सबसे ज़्यादा घर्षण किस में होगा, फिर कम किस में होगा और सबसे कम किस में होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों सबसे ज़्यादा स्थैतिक, फिर सर्पी और फिर लॉटनी। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्वनि संचरित हो सकती है? तो ध्वनि किस किस में संचरित हो सकती है दोस्तों? ध्वनि केवल वायु या गैस में, केवल ठोसों में, केवल द्रव्य में, ठोस, द्रव्य, गैस, तीनों में। तो ध्वनि का संचरण तीनों के अंदर हो सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2 द्रव्य ए व बी की विद्युत चालकता की जांच करने के लिए एक संपरीक्षित्र का प्रयोग किया गया। ये देखा गया कि संपरीक्षित्र का बल्ब द्रव्य ए के लिए चमकीला दीप्त होता है, जबकि द्रव्य बी के लिए अत्यंत क्षीण दीप्त हुआ। आप निम्न निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो आप क्या निष्कर्ष निकालोगे? ए में वो ज़्यादा बल्ब जल रहा है, बी में कम जल रहा है। इसका मतलब द्रव्य ए का जो द्रव्य बी से है वो ज़्यादा चालक है, विद्युत धारा का चालन उसमें ज़्यादा हुआ है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता? तो इसका आंसर होगा दोस्तों प्लास्टिक को आसानी से घर्षण करके आवेशित नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सूर्य से सबसे अधिक दूरी वाला ग्रह खालिस्तान है? तो इसका हिंदी नाम तो अपन लिखते हैं वरुण और इंग्लिश में बोलते हैं नेपच्यून। एग्जाम में कोई सा भी आ सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक स्थान पर एक ही प्रकार से बड़ी मात्रा में पौधे उगाए गए पौधों को खालिस्तान कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। अगला प्रश्न है, संश्लेषित रेशे खालिस्तान अथवा खालिस्तान रेशे भी कहलाते हैं। तो संश्लेषित रेशे कृत्रिम रेशे या मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। इसके बाद में दोस्तों अगला प्रश्न है, लघुतरात्मक प्रश्न है, 12वां का प्रश्न। सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? तो इसका आंसर लिखेंगे, ये धातुएं बहुत अभिक्रियाशील होती है। ये ऑक्सीजन तथा जल के साथ अत्यंत तीव्र अभिक्रिया करती है। यह अभिक्रिया में बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए ये मिट्टी के तेल में रखी जाती है, यानी ज़्यादा क्रियाशील होती हैं। और तो ये अब खुला छोड़ने पर वायु से संपर्क में आके जलने लग जाती है। इसके अलावा अगला प्रश्न है दोस्तों, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? और ये आगे के प्रश्न है, तो देखते हैं दोस्तों मैं अपन आगे वाले प्रश्नों के उत्तर। अगला प्रश्न है 13वां दोस्तों, कि सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर लिखेंगे, सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। ये वर्ग हैं जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं कुछ शैवाल। अगला प्रश्न दोस्तों, रेड डाटा पुस्तक क्या है? तो इसका आंसर लिखेंगे, रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन्न स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। जंतुओं, पौधों, जंतुओं तथा अन्य स्पीसीज के लिए अलग अलग रेड डाटा बुक हैं। रेड डाटा पुस्तक के विषय में अत्यधिक जानकारी आप कंप्यूटर पर, ये वेबसाइट वगैरह आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने यहाँ मेंशन कर दी है, लेकिन आपको लिखना है यहाँ तक कि रेड डाटा बुक क्या होती है, यानी जो संकटापन्न प्रजाति हैं उनका नाम उसमें लिखा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कि कायांतरण किसे कहते हैं? तो कायांतरण क्या होता है दोस्तों? जो मेंढक का लार्वा होता है उससे जो जीव बनता है उसे कायांतरण कहते हैं। तो इसको लिखेंगे, मेंढक में अंडे से प्रारंभ होकर वयस्क बनने की हम 3 स्पष्ट अवस्थाओं या चरणों को देख सकते हैं। इसमें अंडा, टेडपोल, लार्वा और वयस्क। तो जिस प्रकार टेडपोल
वयस्क मेंढक से अलग दिखाई देता है, उसी प्रकार रेशम कीट की झिल्ली या प्यूपा वयस्क रेशम कीट में बहुत अलग दिखाई देता है। वयस्क में पाए जाने वाले लक्षण नवजात में नहीं होते हैं। टेडपोल रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाता है, जो छलांग लगा सकता है और तैर सकता है। कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टेडपोल को वयस्क में रूपांतरण कायांतरण कहलाता है, यानी जो लार्वा है उससे वयस्क बनना ही कायांतरण कहलाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है? यदि नहीं तो इसे चालक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो शुद्ध जल होता है वो विद्युत का चालक नहीं होता है, तो अपन लिखेंगे नहीं, शुद्ध जल विद्युत का चालन नहीं करता है। इसे चालक बनाने के लिए हम इसमें नमक, चीनी या जैसे साधारण लवण को घोलकर इस चालक बना सकते हैं, क्योंकि लवणों से ही विद्युत का चालन होगा। अगला 17वां प्रश्न है दोस्तों कि तड़ित से अपनी सुरक्षा के 3 उपाय बताइए, यानी जो बिजली चमकती है उससे अपन कैसे बच सकते हैं? तो इसका आंसर लिखेंगे घर के अंदर या ढके हुए स्थान पर रहें और स्नान न करें, क्योंकि जो जल है द्रव है वो विद्युत का चालन करता है, क्योंकि वह पूर्णतः शुद्ध नहीं होता, उसमें लवण होते हैं। अगला है घर में बिजली के उपकरणों या तारों वाले फ़ोन का उपयोग नहीं करना चाहिए। और दोस्तों गर्ज के दौरान अपने सिर को अपने घुटनों व हाथ के बीच में रख लेना चाहिए, जैसे वो जो बादल गरजते हैं उसके समय की बात है। अगला प्रश्न है दोस्तों, तारों के बीच की दूरियों को प्रकाश वर्ष में क्यों व्यक्त करते हैं? इस कथन से आप क्या तात्पर्य है? तो आंसर लिखेंगे दोस्तों, प्रकाश वर्ष वास्तव में दूरी मापने का एक बड़ा मात्रक है, जिसका उपयोग आकाश में स्थित तारों के बीच की दूरी मापने के लिए किया जाता है। तारे पृथ्वी से अत्यधिक दूरी पर हैं और इस दूरी को किलोमीटर में व्यक्त करना सुविधाजनक नहीं है। एक प्रकाश वर्ष का अर्थ है कि प्रकाश एक वर्ष के समय में जितनी दूरी तय करे। अतः इस कथन का तात्पर्य है कि 8 वर्ष के एक समय में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है वही दूरी 8 प्रकाश वर्ष होगी, यानी प्रकाश वर्ष है वो दूरियों का सबसे बड़ा मात्रक है। और इनके बीच में जो ग्रह हैं इनके बीच में बहुत ज़्यादा दूरी है, तो किलोमीटर से अपन नहीं माप सकते, तो इसलिए प्रकाश वर्ष के रूप में मापते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, पौधा घर प्रभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसके बारे में पूछ रहा है दोस्तों, तो अपन लिखेंगे सूर्य की किरणें वायुमंडल से गुजरने के पश्चात पृथ्वी की सतह को गर्म करती हैं। पृथ्वी पर पड़ने वाले सूर्य की विकिरणें का कुछ भाग पृथ्वी पर अवशोषित कर लेती है और कुछ भाग परिवर्तित होकर वापस अंतरिक्ष में लौट जाता है। परिवर्तित विकिरणों का कुछ भाग वायुमंडल में रुका हुआ विकिरण पृथ्वी को और गर्म करता है। सूर्य की ऊष्मा पौधा घर में प्रवेश तो कर लेती है, पर इससे बाहर नहीं निकल पाती है। यही रुकी हुई ऊष्मा पौधा घर को गर्म करती है। पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा रोके गए विकिरण यही कार्य करते हैं। यही कारण है कि इसे पौधा घर प्रभाव कहते हैं। आगे लिखेंगे दोस्तों, इस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड है, मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प जैसी अन्य गैसें भी इस प्रभाव के लिए योगदान रखती हैं। CO2 की भांति इन्हें भी पौधा घर गैसें कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक व खाद से किस प्रकार भिन्न है। तो उर्वरक के बारे में लिखेंगे, सारणी बनाओगे आप, इस तरह से सारणी बनाकर एक एक पॉइंट से अंतर लिखते जाओगे। तो उर्वरक के बारे में लिखेंगे ये अकार्बनिक लवण है, और खाद के बारे में लिखेंगे प्राकृतिक पदार्थ जो गोबर व मानव अपशिष्टों, पौधों के अवशिष्टों आदि से बनाया जाता है। उर्वरक है इसका उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, जबकि खाद का उत्पादन खेतों में होता है। इसका अंश उर्वरक का लिखेंगे, इसका हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जबकि खाद का स्वास्थ्य पर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है दोस्तों। उर्वरक में 5वां लिखेंगे, इसमें पादप के पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं, इसमें अपेक्षाकृत कम होते हैं खाद में। उर्वरक में इससे मिट्टी की हुमस प्राप्त नहीं होती है, जबकि इससे मिट्टी में प्रचुर मात्रा में हुमस प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के मध्य अंतर कीजिए। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोनों ही जो अंतर वाले प्रश्न हैं दोस्तों ये ज़्यादातर इंपॉर्टेंट होते हैं और पूरे में से पूरे नंबर मिलते हैं, आप इसे सारणी बनाकर ऐसा अगर करते हो तो इसका अंतर, पहला अंतर लिखेंगे थर्मोप्लास्टिक में थर्मोप्लास्टिक को अतिरिक्त पॉलीमराइजेशन नामक प्रक्रिया द्वारा संश्लेषित किया जाता है, और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को संलग्न पॉलीमराइजेशन द्वारा संश्लेषित किया जाता है। थर्मोप्लास्टिक को इंजेक्शन मोल्डिंग, एक्सट्रूजन प्रक्रिया, ब्लो मोल्डिंग, थर्मोफॉर्मिंग प्रक्रिया व घूर्णी मॉडलिंग द्वारा
संसाधित किया जा सकता है, जबकि इसके बारे में थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को संपीड़न मॉडलिंग, प्रतिक्रिया इंजेक्शन मॉडलिंग द्वारा संशोधित या संसाधित किया जा सकता है। अगला अंतर लिखेंगे दोस्तों, थर्मोप्लास्टिक में आणविक श्रृंखलाओं के बीच द्वितीयक बंधन होता है, जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में आणविक श्रृंखलाओं के बीच प्रारंभिक बंधन होता है, अतः मजबूत व क्रॉस लिंक द्वारा एक साथ रखे जाते हैं। चौथा अंतर लिखेंगे, थर्मोप्लास्टिक को कम गलनांक व कम तन्यता ताकत होती है, जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में उच्च गलनांक व तन्य शक्ति अधिक होती है। इसमें बहुत सारे अंतर लिखे हैं दोस्तों, आपके जो भी अंतर याद हों वो आप कर सकते हैं। जो प्लास्टिक है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की तुलना में आणविक भार में कम होता है, जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का आणविक भार अधिक होता है। अगला अंतर है, ये ऐसे प्लास्टिक हैं जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाते हैं और सफलतापूर्वक मुड़ जाते हैं, जबकि इसमें लिखेंगे ये प्लास्टिक जिन्हें एक बार सांचे में डाल दिया जाता है तो उन्हें ऊष्मा देकर वापस गर्म नहीं किया जा सकता। आठवां अंतर है दोस्तों, ये खिलौने बनाने, कंघी व कई तरह के सामान बनाने में प्रयोग किया जाता है, जबकि इसका बिजली के स्विच, सैंडल व कई तरह के बर्तन बनाने में प्रयोग में होता है। इसका उदाहरण लिखेंगे दोस्तों पॉलीथीन व पीवीसी, और इसका उदाहरण लिखेंगे बेकेलाइट व मेलामाइन। इसके बाद में अगला प्रश्न है दोस्तों 22वां प्रश्न, कि वर्णन कीजिए कि मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है। तो ये दोस्तों बड़े वाले प्रश्न में आता है। तो बड़े वाले प्रश्न में आपको कुछ बड़ा लिखना पड़ता है, तो आप इसमें से भी कुछ लिख सकते हैं, अपनी बुक में से जो भी याद है वो भी लिख सकते हैं। तो इसकी पीडीएफ है वो मैं उपलब्ध करा दूंगा, तो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ लेकर वहाँ से आप इनका 22 नंबर प्रश्न और 23 नंबर प्रश्न और 24 नंबर प्रश्न है, इनको नोट कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। अगला मॉडल पेपर है वो भी जल्दी आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। आप कक्षा 8 की गणित भी मेरे चैनल पर पढ़ लीजिए, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद।